चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स सीरीज का। इसमें हम तीन टाइप के आइसोमर्स पढ़ते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, सेकंड स्टीरियो और थर्ड कन्फर्मर्स। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखो आइसोमेरिज्म वाली जहां बात आएगी ना, वहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा और फिजिकल प्रॉपर्टी एटलीस्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो वही मैं लिख रहा हूं। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? compounds which have same molecular formula but have different parent chain क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, तो वो क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर। अगर आइसोमर की बात आती है तो उसमें आपको क्या चेक करना है, देखना ध्यान से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहा करेगा, सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मतलब मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा, सेम। वेपर डेंसिटी m/2 होता है, ये भी क्या रहेगी, सेम। क्या चीज डिफरेंट रहेगी, एटलीस्ट वन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। एटलीस्ट वन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे हम बात करें किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, etc, और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये बात हमें यहां चेक करनी है। तो चेन आइसोमर के लिए सबसे सिंपल सी चीज है, कंपाउंड में आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, आईयूपीएसी नंबरिंग करनी है। क्या करनी है बेटा, आईयूपीएसी नंबरिंग। जैसे अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की है। यहां नंबरिंग करो, ये 1, ये 2, ये 3, इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। इसमें ध्यान से देखना, ये 1, ये 2, ये 3, इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखना, जरा यहां पर क्या कह रहे हैं आपसे, कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट पेरेंट चेन। अब ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ध्यान से देखो, 1 2 3 4, यहां पर 4 कार्बन है, यहां 1 2 3 4, यहां पर 4 कार्बन है, यहां 1 2 3 4 5, यहां 5 कार्बन है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो डिफरेंट ही हो गया। तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, किसका, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन 1 और 2 इन दोनों की बात करूं तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो मैं ये बोलूंगा कि इन तीनों में से इसको अगर मैं बोलता हूं A और इसको बोलता हूं B, इसको बोलता हूं C, तो मैं क्या लिखूंगा, A and B are CI, और A और B का C से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से चेक करना है कि CI होगा कि नहीं होगा, वो हम बता रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में बताओ, ये दोनों CI हैं क्या, चेक करो जरा, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, यहां कर लो 1 2 3 4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, 1 2 3 4 5 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, 1 2 3 4 5 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। पेरेंट चेन यहां कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, यहां कितने की है, 4 कार्बन की पेरेंट चेन है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए आपस में, CI। तो ये A बोलूंगा, ये B बोलूंगा, तो लिखूंगा A and B are CI। इस तरीके से हम चेक करते हैं। ठीक है, अगला देखो जरा, थर्ड नंबर पे ध्यान से देखना जरा, इसमें नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5, इसमें आप कहीं से भी कर लो, बात बराबर है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहां पेरेंट चेन 5 कार्बन की, यहां पेरेंट चेन 5 कार्बन की, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ सही है क्या, 1 2 3 4 5 कार्बन, यहां 5 कार्बन, यहां एक OH, यहां एक OH, कोई डबल बॉन्ड नहीं। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और पेरेंट चेन सेम हो गई। तो अगर ये A है, ये B है, तो मैं लिखूंगा A and B are not CI। ये चेन आइसोमर नहीं है, क्यों, पेरेंट चेन सेम हो गई, ये डिफरेंट होनी चाहिए थी। ध्यान से देखो जरा, इससे थोड़ा मिलता जुलता ये लग रहा है, तो कई लोग भावना में बह जाते हैं कि अच्छा ये जैसा है वैसे ये होगा, ऐसा नहीं है। यहां जो फंक्शनल ग्रुप लगा है वो कार्बन कंटेनिंग है, यहां OH है, उसमें कार्बन नहीं होता है। तो यहां जो नंबरिंग होगी कार्बन की होती है आईयूपीएसी नंबरिंग, 1 2 3 4 5। यहां से देखो जरा, 1 2 3 4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, CHO ग्रुप है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
तो नंबर ऑफ कार्बन सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहां जो पेरेंट चेन है वो 5 कार्बन की, यहां पेरेंट चेन 4 कार्बन की, तो ये ए और ये बी, तो मैं क्या बोलूंगा, ए एंड बी आर सीआई चेन आइसोमर है। ठीक, अब यहां पर एक ट्रिक भी होती है जिसको बोलते हैं मैजिक नंबर ट्रिक। कैसे निकालते हैं वो, उससे भी कर सकते हो। जैसे यहां अगर मुझे मैजिक नंबर लिखना, तो मैजिक नंबर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एक्स वाई। ध्यान से देखना जरा, एक्स क्या है यहां पर, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, और वाई क्या है, वाई है ब्रांच ऑफ कार्बन। अब उसमें कार्बन कितनी हो उससे मतलब नहीं, ब्रांच से मतलब है, ब्रांच ऑफ कार्बन। ध्यान से देखना जरा, यहां पर मैं मैजिक नंबर लिख रहा हूं, किस जगह, यहां पर पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 4 कार्बन। बताओ जरा ब्रांच कितनी है, एक भी नहीं, तो इसका मैजिक नंबर 40 हो गया। इस तरीके से चलना है। यहां देखना जरा, पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 3 कार्बन, ब्रांच कितनी है, एक लगी है, देखो ये। ठीक, तो ये हो गया 31। मैजिक नंबर अगर डिफरेंट है तो सीआई होता है, सेम है तो पीआई, मतलब पोजीशन होता है, जो अगला हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मैजिक नंबर डिफरेंट, मैजिक नंबर डिफरेंट, तो क्या होगा, सीआई और मैजिक नंबर सेम होंगे, मैजिक नंबर सेम होंगे तो क्या हो जाएगा, पीआई, मतलब पोजीशन आइसोमर। ठीक, तो यहां मैजिक नंबर डिफरेंट है, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं था, तो आइसोमर है ही नहीं वैसे भी। ठीक है, यहां देखना जरा, इसमें आप बताओ जरा, मेन चेन में कितने कार्बन, 5, ब्रांच कितनी है, एक भी नहीं, 50। यहां पेरेंट चेन में 4 और ब्रांच कितनी लगी है, एक ब्रांच लगी है, तो ये क्या हो गया आपका 41। 50 और 41 डिफरेंट, मतलब सीआई थे ये। ठीक, इस तरीके से चेक करना है। यहां देखो जरा, इसका मैजिक नंबर क्या आ रहा है, 5। कोई ब्रांच लगी क्या, आप बोलोगे सर OH लगी, ये नहीं देखना, आपको कार्बन की ही ब्रांच देखनी है, बाकी किसी से मतलब नहीं, OH हो, हेलोजन हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। तो इसका मैजिक नंबर 50 और इसका भी मैजिक नंबर 50, तो ये सेम है, तो ये सीआई नहीं थे, ये पीआई थे। ठीक है, चलो फोर्थ वाला देखना जरा, यहां मेन चेन में कार्बन 5, ठीक है, ध्यान से देखना, ब्रांच कितनी, एक ब्रांच है, तो 51, मैजिक नंबर 51। यहां मेन चेन में 4 कार्बन और ब्रांच कितनी है, मैं इसको एक ब्रांच बोलूंगा, ऐसा नहीं कि सर इसमें 2 कार्बन है, कार्बन नहीं लेना, क्या लेना, ब्रांच लेना है, तो ब्रांच तो मैं एक बोलूंगा ना, इथाइल, मतलब 41। तो ये दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब ये सीआई है। तो ये मैजिक नंबर ट्रिक होती है, इसको भी आप लगा के, सीआई और पीआई के लिए होती है बस ये, है ना, आप सीआई और पीआई में डिफरेंस पता कर सकते हो। ठीक है, अगर कभी ऐसा होता है कि चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर में आपको सिलेक्ट करना हो, तो अभी मैं पोजीशन आइसोमर पढ़ा दूं, उसके बाद मैं दोनों की प्रायोरिटी भी आपको बता दूंगा। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले। सेकंड नंबर का आइसोमर है हमारा पोजीशन आइसोमर। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो मिलती जुलती है चेन से, बस थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या, कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ, different position of branch और फंक्शनल ग्रुप। और यहां जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से वाले हैं, जिसमें कार्बन नहीं होता है। ठीक है, या क्या हो सकता है यहां पर, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी चलेगा। और इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है कि पेरेंट चेन मस्ट बी सेम, पेरेंट चेन सेम है, ये चेक करना जरूरी है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन, एक काम करता हूं मैं, इन सभी क्वेश्चन को मैजिक नंबर ट्रिक से कर देता हूं, ताकि चेन और पोजीशन हम मैजिक नंबर ट्रिक लगा के करा करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, पहले नंबरिंग कर लो जरा, IUPAC वाली 1 2 3, यहां पर ये 1 ये 2 और ये 3, ऐसी नंबरिंग होगी। यहां मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, ब्रांच कितनी है कार्बन की, एक भी नहीं, ये तो क्या है, क्लोरीन है ना, कार्बन की ब्रांच एक भी नहीं, मतलब 30। यहां देखो 3 और कार्बन की एक भी ब्रांच नहीं, मतलब 30। मैजिक नंबर सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करते जाना, सेम है, तो A एंड B आर पीआई, पोजीशन आइसोमर। इस तरीके से आप चेक करोगे। अगला देखना जरा, इसकी नंबरिंग करो, 1 2 3 4, इसकी कहीं से भी कर लो बात बराबर, 1 2 3 4। पेरेंट चेन में 4 कार्बन, कार्बन की ब्रांच बताओ, एक भी नहीं, मतलब 40, और इसका भी 40, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, A एंड B आर पीआई। ठीक है, पोजीशन आइसोमर। अगला देखना जरा ध्यान से, इसकी नंबरिंग करो, 1 2 3 4, यहां करो 1 2 3 4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मैजिक नंबर 40, क्यों, ये ब्रांच कार्बन की नहीं है, OH है। यहां भी मैजिक नंबर 40 सेम है, तो क्या लिखूंगा,
ए एंड बी आर पी आई, इस तरीके से चेक करना है, बहुत आसान होता है ये, ठीक है। अगला देखना जरा इसको, 1 2 3 4 5, मैजिक नंबर 51, क्यों, ये कार्बन की ब्रांच आ गई, एक मिथाइल है ना, यहां कहीं से भी कर लो नंबरिंग, बात बराबर है, 1 2 3 4 5, इसका भी 51, तो ए एंड बी आर पी आई, ए एंड बी आर पी आई, ये हम रिंग में भी लगा सकते हैं, ठीक। जैसे अगर मुझे इसकी नंबरिंग करनी तो 1 2 3 4 5 6, ऐसा हो गया, यहां कर लो 1 2 3 4 5 6, यहां नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, इसका मैजिक नंबर 60, क्यों, कार्बन की ब्रांच नहीं है, क्लोरीन है ये, इसका मैजिक नंबर 60 और इसका भी मैजिक नंबर 60, तो लिखूंगा ए बी एंड सी आर पी आई, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। एक बात और है, अगर चेन और पोजीशन में कभी ऐसा लगे आपके आप फंस गए, आपको चेन भी लग रहा है पोजीशन भी लग रहा है, तो चेन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, किससे, पोजीशन से, ध्यान रखना, ठीक है, प्रायोरिटी। अभी मैं आपको जो जो आइसोमर होता जाए उसकी प्रायोरिटी लिखा दूंगा, फिर फाइनल जितने हम स्ट्रक्चरल पढ़ लेंगे सबकी हम एक साथ प्रायोरिटी भी याद कर लेंगे, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर के आइसोमर पे, जिसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। डेफिनेशन उसी जैसी है, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम either side of bridging फंक्शनल ग्रुप तो ठीक है, ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बीएफजी। तो बीएफजी ऐसा होता है, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप कैसा दिखता है, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप है जिसके लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की झमाझम चेन चले, बस उसको बोलते हैं ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। कई बार एच वगैरह भी आ जाता है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। जैसे अगर मैं ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप लिखूं तो कैसे, ईथर है भाई, जानते हो ना ईथर, लेफ्ट साइड और राइट साइड कार्बन की चेन चलती है, थायो ईथर हो गया, 2 डिग्री अमीन हो गया, 3 डिग्री अमीन हो गया, कार्बोनाइल हो गया, ठीक, एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, SO3 हो गया। इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं जिसके लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन चले, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे अब चेक कर लो जरा, मुझे चेक करना है इनमें रिलेशन मेटामर्स है कि नहीं है, तो आप क्या करो, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप को पकड़ो, ये पकड़ा, इसके लेफ्ट साइड कितने कार्बन है, 1 2 3, राइट साइड कितने हैं, ये मिथाइल लगा है 1, इधर देखना जरा, इसके लेफ्ट साइड कितने हैं, 2, राइट साइड कितने हैं, 2, इस तरीके से चेक करना आपको, है ना। इसके लेफ्ट साइड कितने हैं, 3 कार्बन है, लेकिन उसमें क्या है, ब्रांच है, ठीक है, ध्यान रखना, और यहां राइट साइड कितने कार्बन है, 1। तो आप देखो जरा, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप बन रहा है सभी में। कैसे, इसके लेफ्ट साइड 3 कार्बन, लेकिन 3 कार्बन की क्या है, नॉर्मल, मतलब स्ट्रेट चेन है ये, ठीक है, जबकि यहां 3 की ब्रांच है, तो ये अलग अलग ग्रुप कंसीडर किए जाते हैं। इसका मतलब आप तीनों में देख लो डिफरेंट अरेंजमेंट आ रहा है, यहां 3 एक आ रहा है, यहां 2 2 आ रहा है, यहां 3 एक, और 3 में भी ब्रांच और नॉर्मल। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं डायरेक्ट, ए बी एंड सी आर मेटामर्स, ठीक है, इस तरीके से। अगला देखना, SO3 को पकड़ो, SO3 को पकड़ा, देखना ध्यान से, SO3 में सल्फर से पहले बेंजीन जुड़ी है और ऑक्सीजन से साइक्लोहेक्साइल है, जबकि यहां पर क्या, सल्फर से साइक्लोहेक्साइल जोड़ दिया और उधर बेंजीन फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक। इसका मतलब दोनों का अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, तो मैं यहां भी बोल सकता हूं क्या, ए एंड बी आर मेटामर्स, इस तरीके से चेक करना आपको, है ना, मेटामर्स, ठीक, बहुत आसान है। अगला देखना जरा, एस्टर दिख रहा है, एस्टर, ये यहां से लेकर यहां तक ये एस्टर है ना, तो लेफ्ट साइड 1 कार्बन, राइट साइड 1 कार्बन, यहां देखो एस्टर दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड हाइड्रोजन और राइट साइड 2 कार्बन कर दिए, तो डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया, तो मैं लिख दूंगा यहां क्या, ए एंड बी आर मेटामर्स। इस तरीके से चेक करना बहुत आसान होता है, बस एक बार आपको पढ़ा होना चाहिए, है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना जरा। अगर मैं कीटोन को पकड़ूं, ये इसके लेफ्ट साइड 1 कार्बन है, राइट साइड कितने हैं, 3 कार्बन है। इस कीटोन को पकड़ो, लेफ्ट साइड 2 कार्बन और राइट साइड 2 कार्बन, डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया। इसका मतलब मैं बोलूंगा ए एंड बी आर मेटामर्स, लेकिन
आपको ऐसा लग रहा है मैजिक नंबर से अगर देखोगे ना तो ये पोजीशन आइसोमर बन रहे हैं। क्यों? इसका मैजिक नंबर क्या आएगा? 1 2 3 4 5, इसका 1 2 3 4 5 मैजिक नंबर, इसका भी 50 और इसका भी 50। तो आप बोलोगे सर ये पोजीशन आइसोमर है। यस, पोजीशन आइसोमर भी है, लेकिन अगर सिंगल करेक्ट में आता है तो आपको फिर प्रायोरिटी ध्यान रखनी है, और प्रायोरिटी जो होती है, प्रायोरिटी जो है वो मेटामर की ज्यादा होती किससे? पोजीशन से। तो अभी तक जो हमने प्रायोरिटी पढ़ ली वो क्या क्या है? मेटामर, चेन और देन पोजीशन। मेटामर, चेन और पोजीशन, अभी तक की जो अपन ने तीनों पढ़े उसमें ये प्रायोरिटी है। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर के आइसोमेरिज्म पर, जिसको बोलना है अपन फंक्शनल आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन कॉमन ही है, क्या? कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट, बस यहां पर चेंज आता है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। लेकिन कुछ मैं कॉमन आपको एफआई लिखवा देता हूं जो मोस्ट ऑफ द एग्जांपल में आपको देखने को मिलेंगे, तो पहले से याद होंगे तो काम हो जाएगा आपका। क्या? सम कॉमन एफआईज लिख रहा हूं मैं, सम कॉमन फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे पहला है एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर होता है ईथर, ठीक। सेकंड है एल्डिहाइड का कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन ये आपस में क्या है? एफआई है। तीसरा है एसिड एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर हो गया, ये एफआई हो गए। चौथा है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन, ये एफआई होते हैं। पांचवें नंबर पर है अल्काइन एंड डाइईन, 2 डबल और 1 ट्रिपल, ये आपस में एफआई होते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि एल्कोहल के साथ एल्डिहाइड भी एफआई हो सकता है, जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको दिया, अभी समझाऊंगा कैसे। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे मिलते हैं, तो आप डायरेक्ट ध्यान रखना इनको। जैसे यहां पर अप्लाई करते हैं कार्बन, पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, और कोई डबल नहीं है, कोई ट्रिपल नहीं है, बस सारे सिंगल है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, वो तो आप चेक करना जानते ही हो। अब ये चेक करो, ये क्या है? ईथर, ये क्या है? ईथर, और ये क्या है? एल्कोहल। तो दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए एंड बी आर, ए एंड बी आर एफआई फंक्शनल आइसोमर, सिंपल सा होता है। जैसे यहां देखो 1 2 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन, और नाइट्रोजन है, मतलब ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, और ये 3 डिग्री। क्यों? नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन एक ये हो गया, इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड 1 और 1 2 तो 2 डिग्री, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड ये 3 मिथाइल मतलब 3 कार्बन मतलब 3 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपस में क्या है? एफआई। तो मैं लिख रहा हूं ए बी एंड सी आर फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, बहुत इजी है। अगला देखना जरा, थर्ड नंबर वाला, ये है 1 2 3 4 कार्बन, ये है 1 2 3 4 कार्बन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, 4 कार्बन है। ये है एल्डिहाइड, क्या है? एल्डिहाइड। ये क्या है? कीटोन। तो ए एंड बी क्या हो गए? ए एंड बी क्या हो गए? आर एफ आई। बहुत इजी है, ऐसे चेक करना आपको, है ना। अगला देखो जरा, फोर्थ नंबर, 2 डबल और 1 ट्रिपल आपस में क्या होते हैं? एफ आई। तो ए एंड बी क्या हो गए? ए एंड बी आर एफ आई। इस तरीके से आप चेक करते जाओ, बस सिंपल है। फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, 1 2 3 कार्बन, यहां भी 3 कार्बन। अब जरा ध्यान दो, यहां डबल बॉन्ड O लगा रखा है, मतलब ये कीटोन है, और ये OH मतलब एल्कोहल है। तो मैंने वही बोला है कि कीटोन के साथ एल्कोहल भी एफआई हो सकता है। बस ये चेक कर लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 पाई इधर 1 पाई इधर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, मतलब ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये क्या है? कीटोन है, और ये क्या है? एल्कोहल है। फिर भी ये दोनों आपस में क्या है? एफआई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बाकी कोई भी ग्रुप आप ले सकते हो, ए एंड बी आर एफआई। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा कीटोन एल्डिहाइड ही होंगे, कीटोन के साथ एल्कोहल भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना बस आपको, है ना। अगला सिक्स्थ वाला देखो, ये हो गया एसिड, कितने कार्बन गए? 1 2 3। ये हो गया एस्टर, 1 2 3 कार्बन, ठीक है। तो एसिड एस्टर क्या होते हैं? आपस में एफआई होते हैं। तो इस तरीके से फंक्शनल आइसोमर हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हमने चारों पढ़ लिए हैं उसकी प्रायोरिटी भी लिख लो। अभी तक जो हमने चारों पढ़े हैं उसकी प्रायोरिटी क्या है? एफ एम सी पी, फंक्शनल, मेटामर, चेन, पोजीशन, ठीक है। अभी 2 और पढ़ेंगे, फिर अपन एक साथ सबकी लिखेंगे।
मतलब रिंग चेन आइसोमर और टॉटोमेरिज्म भी पढ़ लेंगे तो सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर अपने कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पूरे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉटोमेरिज्म। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, आराम से कर लोगे आप। टॉटोमेरिज्म की पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, देखना क्या लिख रहा हूं मैं। इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन या H प्लस ट्रांसफर इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। मतलब किसी भी कंपाउंड में इंट्रामोलिकुलर, उसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन का ट्रांसफर हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन? टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। अब मेन चीज क्या है, वो क्या कंडीशन होंगी जब आपको ये पता चलेगा कि इसमें टॉटोमेरिज्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमर एग्जिबिट कर रहा है या नहीं कर रहा है टॉटोमेरिज्म। ठीक है, और अपने सिलेबस में जो हम पढ़ते हैं वो यूजुअली कीटोएनॉल के बारे में पढ़ते हैं, बाकी 2-3 और एक्स्ट्रा मैं आपको लिखवा दूंगा। तो कंडीशन फॉर एग्जिबिशन ऑफ टॉटोमेरिज्म ये मैं लिख रहा हूं किसमें? इन कीटोएनॉल। कीटोएनॉल एक टॉटोमेरिज्म का टाइप है, अभी अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन कीटोएनॉल टॉटोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं तो कंडीशन क्या है, मतलब कीटोन में आपको चेक करना पड़ता है यूजुअली। तो कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये है कि अल्फा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक, और दूसरी कंडीशन ये है कि अल्फा कार्बन शुड कंटेन हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन शुड कंटेन एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा H बोलते हैं। तो सीधा सीधा सा है, अल्फा कार्बन चेक करो sp3 होना चाहिए। ये कैसे चेक करोगे sp3 को? 4 सिग्मा होना चाहिए। ठीक है, 4 सिग्मा होना चाहिए और अल्फा H होना चाहिए, तो हम बता देंगे कि कीटोएनॉल इसमें एग्जिबिट होगा। अब हम बात कर लेते हैं कीटोएनॉल के डिटेल में डिस्कशन। देखो क्या, अगर मैं आपसे बोलूं कीटोएनॉल टॉटोमेरिज्म के बारे में, तो कीटोएनॉल टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, आपको कीटो दिया जाएगा और पूछेंगे कि ये एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा। पहले अपन वो सीख लेते हैं, फिर अपन बनाना भी सीख लेंगे। तो कीटोएनॉल टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, जैसे मान लो आपसे बोला है चलो बताओ ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा, तो ठीक है, अभी अपन क्या कर रहे हैं? एग्जिबिशन की बातें कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना जरा, अगर मैं इस कीटो को पकड़ूं, ठीक है, तो इसका अल्फा कार्बन कौन सा? ध्यान से देखना जरा, ये कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है। ये कार्बन भी क्या है? अल्फा कार्बन है। तो कहीं भी एक जगह अल्फा कार्बन मिल जाए और उस पे H मिल जाए, तो यहां पर कितने H हैं? 3 H हैं। एक भी होता तो काम हो जाता, और इधर भी 3 H हैं। कहीं भी एक तरफ एक भी H हो गया और अल्फा कार्बन sp3 हो गया, मतलब टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। तो इसके बारे में मैं लिखूंगा यस करेगा। ठीक, और देखो जरा, अगर आपसे बोला जाए बताओ ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। कैसे? ध्यान से देखना जरा, सी डबल बॉन्डो को पकड़ा मैंने, इसको पकड़ो जरा, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, लेकिन इस पर H नहीं है, इस पर क्या लगे हैं? ये 3 मिथाइल लगे हैं। जबकि यहां पर क्या मिलेंगे आपको? H मिलेंगे। तो ये sp3 भी है और अल्फा H भी मिल गए, मतलब ये एग्जिबिट करेगा। इस तरीके से आप चेक करते हो। ठीक है, तो कीटोएनॉल में अगर मैं डिफरेंट केसेस बना दूं आपके लिए, तो ध्यान से देखना जरा। केस 1 अब हम पढ़ेंगे 1,3 सिस्टम के बारे में, 1,3 सिस्टम, और केस 2 एक होता है 1,5 सिस्टम। ध्यान से देखना जरा, है ना। बेसिकली आपको कीटोएनॉल पे फोकस करना है, बाकी और 2-3 हैं जो मैंने बताया, मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, केस 1 क्या है? 1,3 सिस्टम, और केस 2 है 1,5 सिस्टम। ध्यान से देखना जरा, ये जो एग्जांपल है ये 1,3 सिस्टम के एग्जांपल है। जैसे सपोज मैं आपसे ऐसे लिखता हूं, ध्यान से देखना जरा, मैंने ऐसे लिख रखा है। ठीक, इसका मुझे टॉटोमर बनाना है, तो हम क्या करते हैं? इसको 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे। अब ये भी 3 हो सकता है और ये भी 3 हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन को 1 करना है, उससे जुड़े कार्बन को 2 लिखना है, और इस तरफ 3 दो या इस तरफ 3 दो, कहीं भी दे सकते हो। तो मैं इस तरफ 3 ले लेता हूं। ठीक है, इस तरफ 3 ले लेता हूं, बना के बताऊंगा मैं। देखो, तो करना क्या है, 3 पर जो 2 H है उसमें से 1 H बाहर कर रहा हूं, यहां 2 H होंगे, 1 H बाहर कर रहा हूं। यहां देखो क्या लिखा है, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। तो मैं क्या करूंगा, 3 से H को कहां भेजना है? 1 पे, और 1,2 का बॉन्ड शिफ्ट करना है कहां? 2,3 पे। बहुत सिंपल सी चीज है। क्या करना है, 3 से H 1 को दे दो, 1,2 का पाई बॉन्ड 2,3 पर शिफ्ट कर दो। बस ये काम करना आपको, है ना।
फिर से पढ़ लो क्या लिखा मैंने, ये 3 से H 1 पे 1 2 का बॉन्ड कहां दे जाना है 2 3 पे। और जो टॉटोमर है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं ये। और टॉटोमर और रेजोनेंस में बेसिक डिफरेंस यही है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि टॉटोमर को आप सेपरेट कर सकते हो डिफरेंट कंडीशन पे। ठीक है, ध्यान रखना आप। तो क्या करना है, 3 से H कहां चला जाएगा 1 पे, और 1 2 का बॉन्ड कहां चला जाएगा इधर, ऐसा। आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसको 3 दे दो, कोई दिक्कत नहीं, यहां से H यहां पहुंचा दो, तो आपको यहां पर एक तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा, इसके अलावा एक दूसरा स्ट्रक्चर भी मिलेगा। अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं सिस्टम समझने की, 1 3 सिस्टम में क्या होता है, 1 5 में क्या होता है। तो समझ गया 1 3 सिस्टम में क्या होता है, 3 से H 1 पे और 1 2 का पाई बॉन्ड 2 3 पे शिफ्ट कर दो। 1 5 सिस्टम कब लगता है, जब 1 3 सिस्टम फेल हो जाए। जैसे अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैंने आपके सामने ऐसा लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां लगा दिया मैंने H, ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आप बोलेगे सर ये तो कीटोन नहीं है, ये तो एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को सेम कैटेगरी में रख के समझा देते हैं अपन टॉटोमेरिज्म में। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको 1 लिखूंगा, इसको 2 लिखूंगा, इसको 3 लिखूंगा। जैसे ही मैंने ये देखा कि 3 वाला sp2 है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कहीं 5 पर sp3 तो नहीं मिल रहा। तो ये 3 पर डबल आ रहा है तो ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5। तो 5 से H को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ऐसे लिख रहा हूं, ये 2 और एक H यहां। 5 से H को 1 पे भेज दो, 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे और 3 4 का 4 5 पे। तो इसमें क्या बनेगा, ऐसा बनेगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब इंटर कन्वर्टिबल। और यहां आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH डबल बॉन्ड C, यहां OH और इधर H। देखो ऐसा दिखेगा अब आपको। ऐसे और भी सिस्टम हो सकते हैं, 1 3 1 5 1 7 1 9, ऐसे ऑड में चलते जाना आप। मतलब 3 पर अगर sp2 है तो अपन क्या करेंगे, 5 चेक करेंगे। 5 पर sp2 होता तो हम 7 चेक करते, 7 पे sp2 होता तो हम 9 चेक करते। ऐसे ऑड नंबर में चले जाओ, बस कॉन्जुगेशन बनते रहना चाहिए आपका, डबल सिंगल डबल अल्टरनेट आना चाहिए। जैसे यहां देखो डबल सिंगल डबल और फिर फिफ्थ वाला sp3 हो गया था, ऐसे चेक करना है। ठीक है, अब मैं एग्जीबिशन के 1 2 क्वेश्चन और पूछ रहा हूं आपसे, बताना, बताओ ये वाला टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा क्या, ये वाला टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा क्या, बोलो। क्या करोगे आप, सबसे पहले 1 3 3 पे चेक करोगे। ये जो कंडीशन है ये 3 पर थी और 5 पर और 7 पर और 9 पे, सबके लिए वैलिड है ना। ध्यान से देखना जरा, ये 1 ये 2 ये 3, अच्छा ये भी 3 था, कोई भी ले लो, बात बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा 3 पर तो sp2 आ गया, डबल बॉन्ड आ गया ना, sp2 आ गया, तो ये चेक कर लो कहीं 5 पर sp3 तो नहीं है। बिल्कुल है, 5 वाला sp3 है और 2 H भी लगे हैं इसमें, इसका मतलब ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। इस तरीके से समझ रहे हो बात को। एक और देख लो जरा, बताना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H, क्या ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। ध्यान से देखना जरा, 1 2 3 sp2 डबल बॉन्ड है ना, sp2 4 5 अगेन sp2 6 7 sp3, ये क्या मिल गया, sp3 और H मिल गया, मतलब ये भी टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। समझ रहे हो कैसे चेक करना है। आपको C डबल बॉन्डो को पकड़ना है, अल्फा कार्बन मतलब उसका तीसरा नंबर वाला, क्योंकि नंबरिंग हम ऑक्सीजन को 1, उससे कनेक्टेड कार्बन को 2 और अल्फा वाले को 3, मतलब जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड डायरेक्टली कनेक्टेड उसको 3 देते हैं। अगर 3 वाला sp2 आया तो चले जाओ किस पर, 5 पर, 5 sp2 तो 7 पर, 7 sp2 तो 9 पर, ऐसे चलते जाना आप। ठीक है, बेसिकली आपको जेईई मेन और नीट के लिए 1 3 और 1 5 सिस्टम, बस इतने में ही काम हो जाएगा आपका। चलो एक और बताओ, क्या ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, क्या ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, बताओ जरा। ध्यान से देखना जरा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 sp2 4 वाला, 5 वाला भी sp2, अगर इसको 6 भी देते तो 7 है ही नहीं इसमें, मतलब यहां से चलो 1 2 3 4 5 या यहां से चलो 1 2 3 4 5, तो थर्ड वाला जो है वो sp2 है, मतलब ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। ठीक है, टॉटोमेरिज्म के और भी नाम है, उसको भी ध्यान रखना। टॉटोमेरिज्म का एक नाम होता है डेस्मोट्रोपिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म, प्रोटोट्रॉपी, प्रोटोट्रॉपी, क्रिप्टोट्रॉपिज्म, एलिलोट्रॉपिज्म, तो ये और भी इसके नाम है ना, तो ये आप ध्यान रखना। तो एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टॉटोमेरिज्म में आपको बेसिकली किस पर फोकस करना है, कीटो इनॉल सिस्टम पर फोकस करना है। कीटो का मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्डो, और इसका जो टॉटोमर बनता है वो इनॉल। इनॉल कहां से आया, देखो
ये डबल बॉन्ड है ना, तो इन प्लस ऑल, ई ड्रॉप कर दो तो क्या बन गया, इनॉल। तो इसलिए मैंने नाम बोला था इसको कीटो इनॉल। तो ये फॉर्म होता है कीटो क्योंकि सी डबल बॉन्ड है, और इनॉल मतलब सी डबल सी के साथ OH हो जाएगा। ठीक, तो आपको फोकस करना है किस पर, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पर। आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये पता होना चाहिए कि एग्जिबिशन कैसे चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, थर्ड कार्बन या अल्फा कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, 4 सिग्मा से चेक कर लेना, और अल्फा कार्बन के पास कम से कम एक H होना चाहिए जिसको हम अल्फा H बोलते हैं। अगर आपकी थर्ड कार्बन पर, अल्फा कार्बन पर कंडीशन फेल है तो ये जरूर चेक करें कि फिफ्थ कार्बन पर यही कंडीशन पास हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर फिफ्थ कार्बन पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बोल देना एग्जिबिट करेगा, जैसे मैंने यहां बताया। ठीक है, इसके अलावा और भी केसेस होते हैं, फटाफट से उनको कवर करेंगे। पहले आप ये कीटो इनॉल नोट कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है इनॉल कंटेंट वाला। पहला क्वेश्चन अगर एग्जामिनर को पूछना होगा तो कंपाउंड देकर पूछ लेंगे, बताओ एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 1-3 सिस्टम के कुछ और एग्जांपल्स हैं, ज्यादा डिटेल में तो नहीं, बस आपको एक बार देखना है कि ये वाले टॉटोमर भी होते हैं। ठीक है, बाकी मेन फोकस आपको इस पूरे के पूरे टॉपिक में कीटो इनॉल पे रखना है और इनॉल कंटेंट पे रखना है। ठीक है, तो मैं फिर से एक और बार बता देता हूं, रिवाइज हो जाएगा। कीटो इनॉल से अपन शुरू कर रहे हैं, सारे के सारे सिस्टम अपन पढ़ेंगे। तो 1-3 सिस्टम में कीटो इनॉल की बात कर रहा हूं। जैसे मान लो मेरे पास ये कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो इसका अगर मुझे इनॉल बनाना है तो कैसे बनाओगे, इसको दे दिया मैंने 1, इसको दे दिया 2, और किसी को भी दे दो आप 3। ठीक है, किसी को भी आप क्या करो 3 दे दो क्योंकि सेम है। 3 से H कहां भेजना है, 1 पे, 1-2 का बॉन्ड 2-3 पे शिफ्ट करना है, तो ऐसा दिखेगा। 3 से H 1 पे और 1-2 का बॉन्ड कहां पे, 2-3 पे शिफ्ट कर देंगे तो ऐसा दिखेगा। मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है, जैसे मेरे पास अगर इस टाइप का कोई सिस्टम है, X सिंगल Y डबल Z, यहां H लगा है तो एक्चुअल में H Z पे जा रहा है और ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन रहा है। कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा होगा, अगर अपन थोड़ा सा मैकेनिज्म समझे तो बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म भी होती है, एसिडिक में होती है। मैं बेसिक से समझा देता हूं। बेसिक मीडियम में क्या, बेस आएगा तो ये H+ उड़ा जाएगा। बेस क्या करेगा, यहां से H+ उड़ाएगा तो ये एनाइन बना लेगा ऐसा, और ये एनाइन क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा इस तरीके से। ठीक, तो ऐसा दिखेगा X डबल Y सिंगल Z नेगेटिव, और इसको वापस H मिल जाएगा तो ये बन जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैकेनिज्म की बात करें तो H+ हट के एनाइन बनेगा, और वो एनाइन क्या करेगा, रेजोनेंस करके Z पे नेगेटिव बनाएगा, फिर ऐसा बनेगा। ठीक है, इस तरीके से अपन बता सकते हैं इसको। ठीक, नाइट्रोसो ऑक्साइम क्या होता है, ध्यान से देखना। नाइट्रोसो होता है इस तरीके से, CH3, यहां ले रहा हूं मैं CH2 N डबल बॉन्डो, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, नाइट्रोसो। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, ये क्या है नाइट्रोसो, और इसका ऑक्साइम क्या बनेगा। 1-3 सिस्टम लगाओ, ऑक्सीजन को 1 दे दो, इसको 2 दे दो और इसको 3 दे दो। 3 से H कहां भेज दो, 1 पे, और 1-2 का बॉन्ड कहां शिफ्ट कर दो, 2-3 पे, तो ऐसा दिखेगा CH3 CH डबल बॉन्ड N सिंगल OH। ये नाइट्रोसो होता है, ये क्या है, नाइट्रोसो, और इसका नाम क्या है, ऑक्साइम। एक नाइट्रोसो तो दूसरा क्या है, ऑक्साइम है। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। अगला देखो, नाइट्रो ऐसी नाइट्रो, सेम ऐसी ले लेता हूं, CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O, यहां नेगेटिव और यहां प्लस, ऐसा है। ठीक है, अब देखना जरा, इसको मैं 1 दे रहा हूं, इसको 2 और इसको 3। 3 से H 1 पे, 1-2 का बॉन्ड कहां शिफ्ट कर दो, 2-3। बहुत सिंपल है, हर बार यही कर रहे हैं यार अपन। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड N सिंगल OH, यहां माइनस यहां प्लस, समझ रहे हो। अरे बहुत आसान है। अमाइड इमाइडोल देखना जरा, ये थोड़ा अलग टाइप का, ध्यान से देखना। जैसे लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, और इसका मुझे टॉटोमर बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 देंगे, इसको 3 नहीं देंगे। क्यों, जो एनाइन बनता है उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। यहां बनाया था एनाइन, तो H कहां से निकालना, जहां पर एनाइन स्टेबल होगा, तो N पे एनाइन स्टेबल होता है कंपेरिजन टू C। तो यहां से H भेज दोगे कहां, 1 पे, और 1-2 का बॉन्ड कहां शिफ्ट कर दोगे, 2-3 पे, तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया अमाइड और ये इमाइडोल। ठीक है, इसका नाम क्या है, अमाइड नाम है, और इसका नाम क्या है, इमाइडोल नाम है। इधर क्या नाम था, इसको नाइट्रो बोलते थे, इसका नाम क्या है, एसी नाइट्रो। कैसी नाइट्रो, एसी नाइट्रो। अगला देखना जरा, इमीन एनामीन, ध्यान से देखो जरा। इमीन होता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH, ऐसा है इमीन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको 1 लिख रहा हूं, इसको 2, इसको 3। 3 से H 1 पे, 1-2 का बॉन्ड 2-3 पर शिफ्ट कर दो। फिर से बोल दो जरा मेरे साथ, 3 से H 1 पे, 1-2 का बॉन्ड 2-3 पर, 3 से H 1 पे, 1-2 का बॉन्ड 2-3 पर। देखो जरा, ये हो गया आपका इमीन,
और ये क्या हो गया, इन प्लस अमीन मतलब एनामीन, मतलब डबल बॉन्ड को इन बोलते हो, अमीन NH2 हो गया तो एनामीन। ठीक है, 1,2 सिस्टम का एक एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, HCN का जो होता है 1 और 2 से H कहां भेज दो 1 पे, HNC होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में, तो ये याद रखने वाला है। जैसे 1,3 सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल है, वैसे 1,2 में आपको एक ध्यान रखना है। अगर यहां मैंने मिथाइल लगा दिया तो काम नहीं होगा, तो उसको 1,2 सिस्टम नहीं बोलेंगे, H होना चाहिए, प्रोटॉन का ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एटम मूव नहीं करता है, टॉटोमर में एटम मूव कर जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये सारी कहानी किसकी हो गई, 1,3 सिस्टम की। चलो ये सारा का सारा नोट करो। अब अपन किस पे फोकस करेंगे, 1,3 सिस्टम में कीटोएनॉल, ये अपने सिलेबस का इंपॉर्टेंट है, इसके हम एग्जीबिशन के क्वेश्चन करेंगे और इसका इनॉल कंटेंट समझेंगे और टॉटोमेरिज्म आपका खत्म हो जाएगा। समझ गए बात को, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और ये चेक कर लेते हैं कि इन कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत सारे एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं टॉटोमेरिज्म एग्जिबिशन के। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, सारे कीटोइनॉल वाले केस दिख रहे हैं आपको, कीटोन ही दिख रहे हैं सारे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसके लिए क्या चेक करना होता है, अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए और उसके पास कम से कम एक H होना चाहिए। ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड पकड़ो, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है क्या, नहीं है, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसका मतलब सीधा सीधा आंसर क्या लिख दो, नो लिख दो। इसमें देखना जरा, C डबल बॉन्ड पकड़ा, इसके पास वाला ये अल्फा कार्बन है लेकिन ये sp2 है, क्यों, गोले का मतलब क्या, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, मतलब ये कार्बन क्या हो गया, sp2 हो गया। ठीक है, और उसके पास H भी नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नो। इस तरीके से चेक करते जाओ। C डबल बॉन्ड पकड़ा, इधर कार्बन है लेकिन इसके पास H नहीं है, ये कार्बन sp3 तो है लेकिन H नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। H नहीं है इसके पास, H होना जरूरी है। C डबल बॉन्ड पकड़ो, अब चाहे आप ये वाला कार्बन ले लो या ये वाला, ठीक है, यहां भी H मिलेंगे आपको और यहां भी H मिलेंगे और ये दोनों कार्बन ही क्या है, sp3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। इस तरीके से आपको सोचना है। ठीक है, अगला देखना जरा, अब यहां पर 2 डबल बॉन्ड आ गए, तो आप कोई भी एक पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये पकड़ लिया, तो इसके पास वाला ये क्या है, इसके पास 2 H होंगे, तो ये क्या हो गया, sp3 हो गया, और इसके लिए ये वाला sp3 हो जाएगा, तो कोई भी एक ले लो आप, है ना, तो मतलब आंसर क्या होगा, यस होगा ना। इधर देखना, ये C डबल बॉन्ड पकड़ा, ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों ही क्या हैं, sp2 है, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक, तो यहीं पे आंसर क्या लिख दोगे आप, नो। इस तरीके से चेक करते जाओ। C डबल बॉन्ड पकड़ो, इधर पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप, मतलब बेंजीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये कार्बन क्या है, sp3 है और ये H अल्फा H हो गए, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। इस तरीके से चेक करना, बहुत इजी है, देखना ध्यान से। C डबल बॉन्ड पकड़ा, ये वाला कार्बन क्या है, sp2 है, ये वाला कार्बन sp2 है, लेकिन जब कभी भी थर्ड वाला sp2 होता है तो हम क्या करते हैं, फिफ्थ वाला चेक करते हैं। कैसे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इस 5 पर ध्यान से देखो, यहां पर 2 H होंगे और ये क्या है, sp3 है, इसका मतलब इसका आंसर यस हो जाएगा। 1,5 सिस्टम का ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखना जरा, C डबल बॉन्ड पकड़ा मैंने यहां पर, ये इसको पकड़ा, तो ये कार्बन क्या है, sp2। फिफ्थ वाला देख लो जरा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये sp3 तो है लेकिन इसके पास H नहीं है, क्यों, इधर 2 मिथाइल लगे हैं, ये और ये क्या है, मिथाइल है, H नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। अगला देखना, C डबल बॉन्डो को पकड़ो, इस कार्बन को और इस कार्बन को देखो, ये sp3 तो हैं लेकिन इसके पास H नहीं है, इसके पास भी H नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। अगला बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th और 12th बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। C डबल बॉन्डो पकड़ा, इधर क्या है, एक H मिलेगा, तो ये क्या है, अल्फा कार्बन sp3 है और H भी है। ध्यान से सुनो, ये sp3 है और H भी है, लेकिन फिर भी ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करता है। क्या बोलोगे आंसर, नो। अब सुनो क्यों, इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को देखो, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, तो ये कौन से कार्बन हो गए, ब्रिज कार्बन हो गए। क्या हो गए, ये ब्रिज कार्बन, और ब्रिज कार्बन आ गए तो यहां पर रूल लगता है कौन सा वाला, ब्रेड्स रूल। ठीक है, तो ये जो कार्बन है ये क्या है, ब्रिज कार्बन है। अगर तुम इस H को निकाल के यहां भेज के यहां डबल बनाओगे तो इस कार्बन पे डबल आ जाएगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा, इसलिए इसका आंसर नो बोलना। सिमिलर यहां पर भी ऐसे ही देखना, C डबल बॉन्डो पकड़ा, ये वाला और ये वाला कार्बन ब्रिज कार्बन है और यहां पर H है, कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि भैया sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी मिल रहा है और H भी मिल रहा है, लेकिन ये क्या हो गए, ये ब्रिज कार्बन हो गए, और ब्रिज कार्बन होने की वजह से एक ब्रेड रूल लगता है और ये H टॉटोमर में नहीं जाते हैं, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा।
ये दोनों बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है ना। 13 देखना जरा ध्यान से, इस सी डबल बॉन्डो के लिए देखा, ये sp2 ये sp2, ठीक है। अब अपन गए 5th पर, ये 1 ये 2 ये 3 sp2 था, 4 5 ये sp3 है, लेकिन यहां पर H नहीं है, क्या है, मिथाइल है, ठीक। जबकि आप ध्यान से देखो, इतना पार्ट देखो, इतना, ये वाला इधर से तो नहीं कर रहा, इधर 1 3 भी नहीं लग रहा और 1 5 भी नहीं लग रहा, लेकिन इतना पार्ट ये ऑलरेडी इनॉल बना रखा है, ये ऑलरेडी इनॉल बना रखा है, और इनॉल बना ही रखा है, इसका मतलब टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, ठीक। ध्यान से, जैसे ये देखना, इसको मैंने देखा तो यहां पर H नहीं है और यहां sp2 है, तो इसके लिए तो नहीं करेगा, लेकिन इतना पार्ट कौन सा, ये वाला, ये उन्होंने क्या बना रखा है, इनॉल, तो इसका आंसर क्या बोल दोगे, यस एग्जिबिट करेगा। बहुत सिंपल है। अगला एक और लास्ट देख लो, सी डबल बॉन्डो पकड़ा, ये कार्बन sp3 है और 2 H है, इसका मतलब इसका आंसर भी यस हो जाएगा। तो इस तरीके से चेक करना है आपको टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट होगा या नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट करो। फिर अपन स्टार्ट करते हैं इनॉल कंटेंट, ठीक है, लिख लो इसे। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और इनॉल कंटेंट के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। बहुत ध्यान से देखना, अगर मेरे पास कोई कीटो फॉर्म है, ठीक है, इस कीटो से इनॉल बन रहा है तो इक्विलिब्रियम में होता है, आप जानते हो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और यहां पर इस इक्विलिब्रियम का कुछ के इक्विलिब्रियम होगा, तो अगर मैं के इक्विलिब्रियम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनॉल डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कीटो, यही लिखूंगा मैं। तो के इक्विलिब्रियम अगर ज्यादा तो इनॉल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, मतलब इनॉल कंटेंट ज्यादा, इस तरीके से हम कंपेयर कराते हैं। तो ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इनॉल की अगर स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है तो वो बनना चाहेगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, के इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा, इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। हम क्या लिख रहे हैं यहां पर, जिससे आपको कंपेयर कराना है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर 1 क्या लिख रहा हूं, जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल। अगर मैं एक ही कंपाउंड के कीटो इनॉल में कंपेयर कराऊं तो उसका कीटो ज्यादा होता है कंपेरिजन टू इनॉल, यूजुअली ऐसा होता है। इसका रीजन है कि कीटो में होता है सी डबल बॉन्डो और इनॉल में होता है सी डबल सी, तो बॉन्ड एनर्जी सी डबल ओ की ज्यादा होती है, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो कीटो ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल से। जैसे अगर मैं एसीटोन का ही कीटो और एसीटोन का ही इनॉल कंपेयर कराऊं तो कीटो की ज्यादा होगा, कीटो का कंटेंट ज्यादा होगा इनॉल के कंटेंट से, ठीक है, तो इनॉल कंटेंट कम होगा वहां पर। तो जनरली कीटो ज्यादा होता है इनॉल से, लेकिन इनॉल भी ज्यादा हो सकता है, कब, उसके लिए पॉइंट नंबर 2 है। इनॉल कब स्टेबल होगा, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो मैं लिख रहा हूं। इनॉल कंटेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ज्यादा कब होगा, जब आपकी अल्कीन है वो स्टेबल बन रही हो, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, जो इनॉल की अल्कीन है वो क्या हो रही हो, स्टेबल बन रही हो, तो एक फैक्टर हो गया स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। या रेजोनेंस आ रहा हो, कभी अगर आपके साथ कॉन्जुगेशन बन रहा हो तो भी इनॉल कंटेंट ज्यादा है, सीधा सा बात है, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है। या एरोमेटिसिटी आ रही हो, एरोमेटिसिटी वाला फैक्टर आप जानते ही हो, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, ये 4 फैक्टर हमें ध्यान रखने हैं, और भी फैक्टर होते हैं, लेकिन इन 4 फैक्टर से हमारे साथ काम हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये लगानी है आपको, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, क्वेश्चन में कंपेयर करा के बता रहा हूं। एक ये कंपाउंड है, इसका इनॉल बनाओ और इसका इनॉल बनाओ और दोनों का इनॉल कंपेयर कराओ, तो मैं इसका इनॉल बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, इसका इनॉल बना रहा हूं, तो इनॉल कहां से बनाओ, जहां से अल्कीन स्टेबल बने। अब इसके लिए अगर मैं इनॉल बनाना चाहूंगा तो 1 2 3 यहां भी आ रहा है और 3 यहां भी आ रहा है, तो आप कौन सा वाला 3 लेना, ये वाला 3 लेना, क्यों, यहां जो अल्कीन है उसके अल्फा ज्यादा हो जाएंगे, तो जो यहां से मैं 3 लूंगा वो मैं ये छोड़ रहा हूं, कौन सा बना रहा हूं, इधर वाला। तो 3 से H1 पे बनाना तो आपको आती है ना, 3 से H1 पे और 1 2 का बॉन्ड 2 3 पर शिफ्ट कर दो, ठीक, तो ऐसा दिखेगा आपको। तो इसका इनॉल ये हो गया, ठीक है, जिसको मैं लिख रहा हूं 1, फर्स्ट नाम दे रहा हूं, ठीक है। इसका देखना जरा, इसका इनॉल बनाऊंगा तो इसका इनॉल कहां से बनाऊंगा, ध्यान से देखना, ये 1 ये 2 ये 3 और ये भी 3, ये वाला 3 लो आप, क्यों लो, क्योंकि यहां डबल जब आएगा तो वो कॉन्जुगेशन में आएगा तो स्टेबल रहेगा, तो ये वाला 3 मत लो, कौन सा लो, इधर वाला 3 लो। तो इसका जो इनॉल दिखेगा वो क्या दिखेगा, वो दिखेगा आपको ऐसा, भाई 3 से H1 पे 1 2 का 1 2 3 पे शिफ्ट, ये तो आप बनाना जानते हो अच्छे से, है ना। ये 1 है ये 2 है। अब जरा देखो जरा किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा है, किस में इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा है। यहां कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसके अलावा लोन पे सिंगल डबल, ये वाला तो है ही, खैर वो तो यहां भी है लोन पे सिंगल डबल, लेकिन जो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड जो बना वो डबल सिंगल डबल, ये स्टेबिलिटी आ रही है, रेजोनेंस आ रहा है, इसका मतलब सेकंड वाले का इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा किससे,
फर्स्ट से, तो इसका आंसर हो गया सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, इस तरीके से। ठीक है, अगला देखना जरा, अगर मैं इसकी इनॉल बनाऊं, इसका इनॉल जो होगा वो कैसा दिखेगा, इसका इनॉल होगा वो इधर से ही H निकलेगा ना, 1 2 3, तो यहां बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल OH, ऐसा दिखेगा इसका इनॉल। इसका इनॉल कैसा दिखेगा, कहीं से ही बना, बात बराबर है, ये 1 ये 2 और ये 3 ले रहा हूं, 3 से H1 पे 1 2 का 1 2 3 पे, तो CH3C OH डबल CH2। बट अब किसकी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, इधर एल्कीन पकड़ोगे तो कोई अल्फा H नहीं है, इधर ही एल्कीन पकड़ोगे तो ये 3 अल्फा H आ रहे हैं ये वाले। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसको 1 नाम दूं और इसको 2 बोल दूं तो 2 इज मोर स्टेबल देन 1, मतलब इनॉल कंटेंट 2 का ज्यादा है किससे, 1 से। बहुत सिंपल है। तीसरा क्वेश्चन एक और देख लो जरा, अगर मैं इसका इनॉल बनाऊं, ध्यान से देखना, 1 2 कहीं से ही बना लो, तो यहां 3 दे रहा हूं, तो इसका जो इनॉल बनेगा वो बनेगा ऐसा। ठीक है, इसका देखना जरा, 1 2 इधर से 3 ले रहा हूं और ये 1 2 इधर से 3 ले रहा हूं, क्यों, ताकि यहां 2 3 और यहां 2 3 में बॉन्ड आएगा तो वो रेजोनेंस में दिखेगा। देखना है आप, ध्यान से देखना, ऐसा ऐसा दिखेगा आपको, देखो, तो ये क्या आ गया, इसमें रेजोनेंस आ गया। इधर मैं 1 2 3 इधर दे रहा हूं, 1 2 3 इधर दे रहा हूं और 1 2 3 इधर दे रहा हूं, ताकि 2 3 2 3 2 3 के बीच में अल्टरनेट बॉन्ड आ जाए, तो बीच में बेंजीनिंग बन जाएगी और बाकी OH आ जाएंगे। ठीक है, इधर OH, 2 3 में इधर इधर इधर। ठीक है, बनाना आप जानते हो, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ऐसा दिखेगा। ठीक, तो अब आप देखो, ये एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिसिटी आ गई, ये कॉन्जुगेशन है और यहां कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो अगर मैं 1 2 3 नाम दूं, 1 ये 2 और ये 3, तो 3 की स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर 2 फिर 1, तो ये आंसर आएगा इनॉल कंटेंट का। इस तरीके से हम कंपेयर कराते हैं, समझ गए बात को, ये नोट कर लो, फिर और क्वेश्चन में करके बताता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर भी ले लेते हैं अपन, है ना, नोट करो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लो, समझ में आ जाएगा आपको क्या खेल चल रहा है। इसमें आपको बताना है इनॉल कंटेंट। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, इसमें आप जब अल्कीन बनाओगे तो 1 2 3, ठीक है, और यहां क्या करोगे, 1 2 3, ऐसे ही करोगे आप। तो जो अल्कीन बनेगी आपकी, एक्चुअल में मैंने आपको क्या बताया था कि बेस आता है H+ निकालता है, क्या बनाता है, कार्बेनाइन। तो यहां पर क्या है, जब थर्ड पर एनाइन बनेगा और यहां थर्ड पर एनाइन बनेगा, तो यहां क्या है, बैक बॉन्डिंग है, 2p 3d बैक बॉन्डिंग, तो ये स्टेबल एनाइन है, इस वजह से इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, ध्यान रखना। तो इसका जब आप बनाओगे ना टॉटोमर, तो ऐसा दिखेगा, डबल इधर आ जाता है, याद करो, और इसका बनाओगे तो ऐसा दिखेगा। तो किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा, इसका। ठीक है, अगला देखना, 5th वाला, अगर मैं इसका टॉटोमर बनाता हूं तो ये 1 ये 2 और ये 3 यहां से बनेगा, तो इसका टॉटोमर आपको ऐसा दिखेगा, ध्यान से समझना थोड़ा सा, है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर O और H, यहां हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहां हो जाएगी क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये वाली जो रिंग है वो एरोमेटिक भी है, 7 मेंबर्ड में पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव कैसे, ये बॉन्ड को आप तोड़ के यहां माइनस यहां प्लस बना के चेक कर सकते हो एरोमेटिसिटी, है ना। तो 7 की रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, मतलब ये क्या हो गया आपका, एरोमेटिक। यहां पर ध्यान से देखना जरा, इसका बनाऊंगा तो 1 2 3, तो रिंग तो एरोमेटिक बनेगी आपकी, लेकिन अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, क्यों, अब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, इसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, एक तरीके से ऑर्थो और मेटा जैसी तो कुछ सिचुएशन आ रही है, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो बेंजीन की पोजीशन होती है, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, मतलब इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा इस वजह से। ठीक, अगला देखना जरा इन दोनों में, अगर मैं इसका इनॉल बनाता हूं तो अंदर से ही बनाऊंगा ताकि मुझे कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल मिले। कैसे, ये वाला 3 लूंगा मैं, ये 3 थोड़ी लूंगा, तो ये वाला 3 मैंने लिया तो आपको ऐसा मिलेगा ताकि कॉन्जुगेशन बने, और कॉन्जुगेशन के साथ यहां पर एक सिचुएशन और आ गई है जिसको अपन बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, तो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसका जब इनॉल बनाया आपने तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सॉरी यहां OH नहीं है, यहां क्या है, CH3 है, ध्यान से देखो जरा, ऐसा है ये, तो डबल सिंगल डबल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ रही है, तो ये स्टेबल हो रहा है। यहां क्या सिचुएशन है, इसका भी आप अंदर से ही बनाओगे, इसका भी आप क्या करोगे, अंदर से ही बनाओगे, तो ऐसा दिखेगा, ये 1 ये 2 और ये 3। ठीक है, तो ऐसा दिखेगा ये, ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड हो, OCH3, यहां OH और यहां डबल, तो यहां भी कॉन्जुगेशन है और यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन इसका ज्यादा है इससे, क्यों, क्योंकि यहां जो लोन पेयर है वो यहां क्रॉस कॉन्जुगेशन दे रहा है इसको, मतलब
डबल सिंगल डबल इसके कॉन्जुगेशन को ये वाला अफेक्ट कर रहा है, बीच में टांग अड़ा रहा है, ठीक है। यहां जबकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, तो सी डबल बॉन्ड हो मोर पोलर है कंपेरिजन टू दिस, मतलब इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा हाइड्रोजन के लिए कंपेरिजन टू दिस, क्योंकि यहां पर क्या है, ये रेजोनेंस में इसको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक। तो ध्यान रखना, इसको बीटा डाइकीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा डाइकीटोन। तो बीटा डाइकीटोन का इनॉल कंटेंट ज्यादा होता है किससे? कीटोन एस्टर से। इसका नाम है कीटोन एस्टर, क्योंकि यहां पर क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जाता है, ठीक। फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि अगर मेरे पास ए साइक्लिक अल्फा डाइकीटोन दिया जाए, अल्फा डाई कीटोन, तो ए साइक्लिक अल्फा डाई कीटोन का मतलब साइकिल नहीं है, तो ए साइक्लिक अल्फा डाई कीटोन में आपसे पूछेंगे कीटोइनॉल में, तो इसका जो कीटो फॉर्म होता है वो एंटी में एग्जिस्ट करता है ऐसा, ठीक है। तो इसका इनॉल बहुत कम बन पाता है, तो ये ध्यान रखना कि ए साइक्लिक अल्फा डाई कीटोन का कीटो स्टेबल है, इसका क्या स्टेबल है? कीटो स्टेबल होता है। लेकिन अगर मैं सेकंड पॉइंट लिखूं साइक्लिक अल्फा डाई कीटोन, तो इसका इनॉल स्टेबल होता है, ठीक है। साइक्लिक अल्फा डाई कीटोन, साइक्लिक अल्फा डाई कीटोन, तो इसका इनॉल स्टेबल है, ठीक। और साइक्लिक अल्फा डाई कीटोन जैसे मान लो मेरे पास ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका अगर मैं इनॉल बनाऊंगा तो इसका इनॉल कैसा बनेगा? इस तरीके से बनेगा, ये 1 ये 2 और ये 3, यहां डबल, इधर O H और यहां क्या है? डबल बॉन्ड हो। तो इसमें क्या हो जाता है? ये क्या है? लॉक है। लॉक मतलब रिंग है, तो ये रोटेट नहीं हो सकता बॉन्ड, इसका मतलब ये फिक्स रहेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। जबकि यहां पर क्या था, ये जो सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड है ना, इससे क्या है, रोटेशन हो जाने की वजह से एंटी में एग्जिस्ट करता है। क्या है ये? एंटी फॉर्म है इसका, एंटी फॉर्म बोलते हैं इसको। तो अल्फा डाइकीटोन एंटी में एग्जिस्ट करता है, इनॉल इसका बहुत कम बनता है, जबकि बीटा डाइकीटोन अल्फा डाइकीटोन साइक्लिक अगर है तो ऐसा हो जाता है। अगर मैं बीटा डाइकीटोन की बात करूं थर्ड नंबर पे, ए साइक्लिक बीटा डाइकीटोन, ए साइक्लिक बीटा डाइकीटोन, इसका ए साइक्लिक वाला इंपॉर्टेंट, तो अपन ए साइक्लिक ही लिखेंगे। तो ए साइक्लिक बीटा डाइकीटोन का इनॉल स्टेबल होता है। कैसे? ध्यान से देखना जरा, इस तरीके से है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका बना लेते हैं फॉर्म, क्या? ये 1 ये 2 ये 3, क्यों? ये वाला इसलिए लिया ताकि कॉन्जुगेशन मिल जाए। तो इसका क्या है, इस तरीके से दिखेगा, OH डबल बॉन्ड हो और यहां पर डबल, और यहां क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या था? कीटो स्टेबल। इसमें क्या है? इनॉल स्टेबल। इनॉल स्टेबल मतलब इनॉल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और इसका भी क्या है? इनॉल स्टेबल है। तो ध्यान रखना, अल्फा डाइकीटोन और बीटा डाइकीटोन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सच में, ठीक है। तो अल्फा डाइकीटोन में अगर मैं बात करूं किसकी? ए साइक्लिक की, तो कीटो स्टेबल, साइक्लिक अल्फा डाइकीटोन, इनॉल स्टेबल, रिंग बन जाती है, चीलेशन हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इंट्रामोलिकुलर। और ए साइक्लिक बीटा डाइकीटोन में भी ऐसा होता है। समझ के बाद को इनॉल कंटेंट कैसे कंपेयर कराना है, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। इनॉल कंटेंट इन बातों पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और एक क्वेश्चन में मैंने और बताया था कि अगर जैसे Cl वगैरह लगा हो या हेलोजन वगैरह लगा दो, तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी से भी चलते हैं, क्योंकि क्या होता है, मैकेनिज्म अपन कार्बेनाइन से भी समझाते हैं। बाकी एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म भी होती है, लेकिन क्रैश कोर्स वाला वीडियो है तो इतना काफी है टॉटोमेरिज्म में। मेजर जो फोकस आपको करना है टॉटोमेरिज्म में, इनॉल कंटेंट ये वाला, और कीटो इनॉल के एग्जिबिशन वाले। बाकी मैंने और भी लिखवा दिए थे, नाइट्रो एसी नाइट्रो, बस वो एक बार देख लेना कि वो भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो एग्जीबिशन का क्वेश्चन अगर आएगा, क्योंकि उसी के चांसेस सबसे ज्यादा है एग्जीबिशन वाले क्वेश्चन आने के, ठीक है। तो अगर वो क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना लोगे, ओके। चलो इसको नोट करो, फिर एक लास्ट और बचा रिंग चेन, वो भी कवर कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, रिंग चेन आइसोमर पे चलते हैं। रिंग चेन आइसोमर क्या होते हैं? कंपाउंड्स हैविंग, सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट सेम, वेपर डेंसिटी सेम, और एटलीस्ट वन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, वो आप जानते ही हो। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वन कंपाउंड इज चेन या ओपन चेन एंड अदर इज साइक्लिक। ये ऐसे कंपाउंड जिसमें एक क्या हो, चेन हो, और दूसरा क्या हो, साइक्लिक हो, तो वो क्या होता है? रिंग चेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बहुत सिंपल है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ये बताओ, ये और ये आपस में क्या है? तो रिंग चेन है, एक चेन है एक रिंग है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन,
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 2H 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 6H, 2H 3H 5 और एक यहां पर H है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C3H6 इसका भी है और C3H6 इसका भी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है, एक चेन और एक रिंग होगी, खत्म बात। ठीक, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बनता है क्या, रिंग चेन आइसोमर्स, RCI लिख रहा हूं, रिंग चेन आइसोमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। ये ध्यान रखना, रिंग चेन आइसोमर को हम फंक्शनल आइसोमर भी बोलते हैं। ठीक है, तो रिंग चेन आइसोमर्स जो हैं वो फंक्शनल आइसोमर भी होते हैं, ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या है, ये ध्यान रखना है कि DU सेम रहेगी, DU क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब DU का मतलब क्या है यहां पे समझ लेते हैं। ठीक है, रिंग चेन में DU सेम रहती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा तो DU सेम रहेगी, है ना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को बोलते हैं DU, या इसका एक और नाम है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, या एक और नाम है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या एक और नाम है अनसैचुरेशन इंडेक्स। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में DU हम कैसे निकालते हैं, पहली बार DU का मतलब क्या होता है, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए जितने मोल H2 के लगते हैं उसको DU बोलते हैं, या कोई भी साइक्लिक कंपाउंड से ओपन चेन बनाने के लिए जितने मोल H2 के लगते हैं उसको DU बोलते हैं। जैसे अगर मान लो मेरे पास सपोज एल्कीन है, तो इस एल्कीन से मुझे सैचुरेटेड बनाना है, अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड बनाना, कितने मोल H2 के लगेंगे, H2 मतलब हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड ब्रेक करो, एक H से दे दो, एक H से दे दो, तो ओपन चेन हो गया। कितने मोल H2 के लगे, एक मोल लगा, तो इसका DU क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मान लो कोई रिंग है, तो रिंग से अगर मुझे ओपन चेन करना है तो कितने मोल H2 के लगेंगे बॉन्ड तोड़ने में, ये बॉन्ड तोड़ो, इधर H इधर H, तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, तो इसकी DU क्या होगी, 1, ओपन चेन हो गया ना। इसका मतलब रिंग का साइज कुछ भी हो, एक बॉन्ड तोड़ दोगे तो वो ओपन चेन हो जाएगी ना, सही बात है ना। फिर से सुन लो, रिंग का साइज कुछ भी हो, आपने कोई भी एक बॉन्ड तोड़ दिया रिंग का तो वो ओपन चेन हो जाएगा, तो रिंग की DU 1 होती है और पाई बॉन्ड की DU 1 होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो रिंग की DU 1 और एक पाई की DU 1, अगर 2 पाई होते तो 2 मोल H2 लगते तो DU 2 हो जाती। तो एटलीस्ट हम मिनिमम कंडीशन ध्यान रखने, एक रिंग की DU 1 होती है और एक पाई की 1 होती है, ध्यान रखना, एक रिंग, 1 रिंग, इसकी DU 1 होती है और 1 पाई की DU 1 होती है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बस इतने से आपका काम हो जाएगा DU निकालने वाले क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा, फिर DU निकालना, तो उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, DU इज इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2, ये फॉर्मूला लगाना है। C क्या है, C है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, H क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, X क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, और N क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। अब इसमें क्या होता है, आपके दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा तो DU निकाल लेंगे और DU पूछ लेंगे, और एक क्या होगा, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देकर DU पूछ लेंगे। स्ट्रक्चर में DU हम इसकी हेल्प से निकालेंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा तो हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाऊंगा। अच्छा, वापस आते हैं यहां पर, आइसोमेरिज्म में अपन ने सारे स्ट्रक्चरल कवर कर लिए, तो उनकी प्रायोरिटी भी याद कर लेना आप, क्या है, RTFM-CP, ये सबकी प्रायोरिटी है। रिंग चेन, टॉटोमर, फंक्शनल, मेटामर, चेन और पोजीशन, ये सारे एक साथ मैंने लिख दिए, और इनको याद करने की ट्रिक ये है कि रात में, RT मतलब रात में, ठीक है, FM आप जानते ही हो, ठीक है, रात में FM चलाओ प्यार से, इस तरीके से आप याद कर लेना, रात में FM चलाओ प्यार से। तो ये सारे के सारे प्रायोरिटी हो गई। तो कभी भी आपको कंफ्यूजन लगे, जैसे मान लो RCI को हम FI भी बोलते हैं, लेकिन आपसे ऑप्शन में दोनों दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी लगाएंगे, और रिंग चेन की ज्यादा होगी फंक्शनल से। ठीक है, इन सबके नाम तो पता ही है, रिंग चेन, टॉटोमर, फंक्शनल, मेटामर, चेन, पोजीशन। जैसे अगर मैं टॉटोमर और फंक्शनल में देखूं तो टॉटोमर आइसोमर और फंक्शनल आइसोमर भी सेम होते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है जब हम कीटो इनॉल बनाते हैं, तो टॉटोमर फंक्शनल में मुझे बताना है, तो टॉटोमर को प्रायोरिटी ज्यादा रखेंगे अपन। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो, फिर DU के कुछ क्वेश्चन करते हैं, और फिर नंबर ऑफ आइसोमर के भी अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लिख लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, DU से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। फॉर्मूले वाले बता देता हूं और स्ट्रक्चर दिया हो तो बता देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, अगर फॉर्मूला दिया हो तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, DU इज इक्वल टू C+1 4+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2, तो ये कितना हो गया, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, सीधा सीधा सा। ठीक है, इसका देखना जरा, DU इज इक्वल टू C+1 माइनस
माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन बाई टू। ठीक है, तो ये हो गया 7 माइनस 12 और 2 कितना 14 हो गया, 14 बाई टू 7, 7 माइनस 7 0 आ जाएगा। ठीक है, C3H5n du इज इक्वल टू C प्लस 1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बाई टू। 5 माइनस 1 4 बाई टू, 2 आ गया उधर और इधर 4, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। इधर देखो du इज इक्वल टू C प्लस 1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बाई टू। ठीक है, सीधा सीधा सा, तो 5 माइनस 5 क्या आ गया 0। du 0 का मतलब है कि उसमें कोई भी पाई बॉन्ड या कोई भी रिंग नहीं है। du 2 का मतलब क्या है, 2 पाई हो सकते हैं। ठीक, एक रिंग एक पाई हो सकता है या 2 रिंग हो सकती है। ठीक है, और du 1 का मतलब एक रिंग या एक पाई होगा, ऐसा होता है। इसमें देखो जरा स्ट्रक्चर दिया जाए तो कैसे निकालोगे, सीधा सीधा सा है, एक पाई की du एक होती है और एक रिंग की एक होती है। तो एक रिंग ये एक रिंग ये, तो 2 हो गई रिंग की। ठीक है, 2 रिंग की हो गई, प्लस 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तो 2 प्लस 3 क्या हो गया 5। सीधा सीधा अगर आपको स्ट्रक्चर दे दिया तो बहुत आसान है। इसमें देखना जरा, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई प्लस एक रिंग, तो कितना हो गया 5। इस तरीके से निकालते हैं ना। इसका देखना जरा, एक रिंग 2 रिंग 3 रिंग प्लस 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो 7। इस तरीके से आप du निकालोगे, बहुत इजी है, याद रखना एक पाई की एक होती है और एक रिंग की एक होती है। अब इसी को हम अप्लाई करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर, आपसे पूछ लेते हैं मौलिक का फॉर्मूला देके, कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो अपन वो सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मौलिक का फॉर्मूला दिया जाएगा, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर आपसे पूछ लेंगे, बहुत ध्यान से। सबसे पहला काम क्या है, du निकालना, तो du निकालो, क्या आएगी C प्लस 1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन बाई टू, तो ये हो गया आपका 6 माइनस 6 मतलब 0। du 0 का मतलब है कि कोई भी इसमें डबल या रिंग नहीं है, सीधा सीधा क्या बनाओगे आप, अल्केन बनाओगे, सिंगल बॉन्ड बनाओगे। तो स्टार्ट कर दो, 5 कार्बन की चेन बना दो, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बना सकते हो। और क्या कर सकते हो, 4 की चेन हो जाए, 4 की चेन हो जाए और एक ब्रांच। अब चाहे उसको यहां लगाओ या यहां लगाओ, बात बराबर है। ठीक, और क्या कर सकते हो, 3 की चेन और 2 ब्रांच लगा दो इस पर बीच पर, तो ये 3 आइसोमर इसके होंगे। इस तरीके से आप चलोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 3। C6H14 पे आ जाओ, इसका du निकालो, तो du क्या आएगा C प्लस 1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन बाई टू, तो 7 माइनस 7 क्या आ गया 0। du 0 मतलब आपको क्या करना है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाने बस, है ना। तो ध्यान से देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 की चेन और 1 2 3 4 5 की चेन, एक ब्रांच लगा दो। अब यहां लगाओ, बात बराबर है। और इस ब्रांच को यहां लगा सकते हो, तो 5 की चेन हो जाएगी और ये ब्रांच यहां आ जाएगी। और क्या कर सकते हो, 4 की चेन और एक ही कार्बन पे 2 ब्रांच यहां लगा सकते हो, और 4 की चेन और अलग अलग कार्बन पे 2 ब्रांच, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 आएंगे, तो इसके कितने 3 और इसके कितने 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 5। अब ऐसे ही आप और एल्केन के निकाल सकते हो। तो एक काम करो, मैंने निकाल के रख दिए, डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर क्या होंगे एल्केन के लिए। अगर अल्केन में एक ही कार्बन है, मतलब मीथेन, 2 कार्बन तो ईथेन, 3 कार्बन तो C3H8, 4 कार्बन तो C4H10, ये सब अल्केन के फॉर्मूले। C5H12, C6H14, ठीक है, C7H16, C8H18, C9H20, ठीक है, और C10H22। यहां तक आप याद रख सकते हो। तो कितने आइसोमर होते हैं, 1 1 1 2 3 5 9 18 35 और 75, 75। ठीक है, जिसमें से आप यहां तक जरूर याद रखना C7H16 के 9 होते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन बताओ जब अल्केन आइसोमरिज्म स्टार्ट कर देगा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जब स्टार्ट कर देगा, तो पहली बार कहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहा है, 2 स्ट्रक्चर बन रहा है ना, मतलब यहां से एग्जिबिट करेगा। ये तो एक एक स्ट्रक्चर होंगे, तो 4 कार्बन चाहिए अल्केन में, मिनिमम 4 कार्बन होना चाहिए अल्केन में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म दिखाने के लिए। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो, फिर और क्वेश्चन करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखो फटाफट से क्या कह रहे हैं। फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C5H10। सबसे पहला काम du निकालना, du क्या आएगी C+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन बाई टू, सही है। तो ये हो गया 6 - 5, क्या आ गया du1।
अब DU1 में क्या होगा, या तो पाई होगा या रिंग होगा। तो पहले मैं अल्कीन बना रहा हूं, ठीक है, 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5, एक डबल में यहां लगा सकता हूं तो 1 पेंटीन हो गया, और 5 कार्बन की चेन में मैं पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर सकता हूं, 2 इसमें हो सकते हैं। अब ये पाई यहां नहीं आ सकता क्योंकि वो सेम हो जाएगा फिर, है ना, तो एक ही हो गया, एक ही हो गया। अब 4 कार्बन की चेन और एक ब्रांच लगा दी। अब एक डबल में यहां, एक यहां और एक यहां लगा सकता हूं, तो एक डबल यहां, एक यहां, और एक कहां हो गया, इधर। तो 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर बता रहा हूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चरल हो गए। ये हो गए अल्कीन वाले। रिंग वाले देखना जरा, 5 की रिंग, ठीक है, 6, ये हो गया, मतलब टोटल 6 हो गए। 4 की रिंग, एक ब्रांच, ठीक, 3 की रिंग, 2 ब्रांच एक ही कार्बन पे, और 3 की रिंग 2 ब्रांच अलग अलग कार्बन पे, और 3 की रिंग 1 ब्रांच 2 कार्बन की इथाइल, 5 ही हो गए। तो टोटल आंसर क्या आ गया आपका, 10 आ गया। स्ट्रक्चरल की बात कर रहा हूं मैं ना, अब स्टीरियो की बात नहीं कर रहे अपन। स्ट्रक्चरल आइसोमर टोटल 10 हो गए, 5 अल्कीन और 5 रिंग। अगला क्वेश्चन देखो, टोटल नंबर ऑफ बेंजीनोइड स्ट्रक्चर बताना, C7H8, ओके, इसका मतलब बेंजीन तो होगी, बाकी एक बार DU से चेक कर लो। DU इज इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2, तो ये हो गया 8 माइनस 4 मतलब 4, इसका मतलब बेंजीन रिंग होगी, क्योंकि बेंजीन रिंग की DU 4 होगी ना, 3 पाई और एक रिंग होगी। स्टार्ट कर रहा हूं बनाना, देखो बेंजीनोइड चाहिए तो बेंजीन तो बना दो, ठीक है। अब क्या है, एक कार्बन और एक्स्ट्रा है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, तो मैं क्या कर सकता हूं, OCH3 लगा सकता हूं, एनिसोल बोलते हैं इसको, या एक बेंजाइल अल्कोहल हो सकता है CH2OH ऐसा, या 3 फिनॉल डेरिवेटिव हो सकते हैं जिसको क्रीसॉल बोलेंगे अपन। तो ऑर्थोक्रीसॉल एक ये हो सकता है, मेटाक्रीसॉल एक ये हो सकता है, और पैराक्रीसॉल। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबके सेम है और अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, ऐसा समझ गए बात को। अगला देखना, 5 आंसर है इसका। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर C4H10O, इसका देख लेते हैं क्या आएगा, DU निकाल के चेक कर लो इसकी। तो DU क्या आएगी, C+1 माइनस H, 10 है ना, H प्लस X माइनस N/2, तो 5 माइनस 5, तो DU 0 मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले आएंगे, मतलब एल्कोहल या ईथर हो सकता है, ऑक्सीजन अगर है तो। देखना ध्यान से, 4 कार्बन की चेन, एक OH यहां लगा सकता हूं, 4 कार्बन की चेन, एक OH यहां लगा सकता हूं, 3 कार्बन की चेन, एक ब्रांच। अब इसमें एक OH यहां और एक यहां आ सकता है, ठीक है, तो एक यहां OH लगा दिया और एक मैंने लगा दिया इस जगह, तो 4 एल्कोहल हो गए, 3 ईथर होंगे इसमें, ध्यान से देखना जरा, 1 2 3, एक O लगा दिया और एक मिथाइल, ऐसा। अब इस O को बीच में ले आओ, तो 2 कार्बन इधर, बीच में O, 2 कार्बन उधर, और इन 3 में ये जो 3 है ना, इसमें ब्रांच कर दो ऐसा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आया है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी एग्जाम हुए सब में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो 4 एल्कोहल है और 3 क्या है, इसके ईथर है। इनमें आपस में रिलेशन आप बता सकते हो, चेन है, पोजीशन है, मेटामर है, सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, ठीक। तो इस तरीके से आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो आपको उसको अटेम्प्ट करना है। समझ गए बात को, किस तरीके से निकालना है, प्रोसेस समझ गए। DU निकालो और बनाना चालू कर दो। कुछ एल्केन के मैंने डायरेक्ट बता रखे हैं, तो उसको आपको डायरेक्ट याद करके जाना है। उसके अलावा अगर और कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर का क्वेश्चन आए तो इस तरीके से करना है। यही सारे क्वेश्चन स्टीरियो में भी हो जाते हैं, जैसे इधर अपन ने बात करी है ना, तो इसमें स्टीरियो वाले भी इंक्लूड करके हम लिखते हैं, जो कि हम स्टीरियो पढ़ने के बाद करेंगे। अभी मैंने सब आपको स्ट्रक्चरल वाले कराए हैं, ठीक है। तो ये अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट। अब अपन स्टीरियो वाला पार्ट करेंगे, पहले आप ये नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं।